हेलो फ्रेंड्स, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग एक बार फिर मैं रंजित यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी जो सैटरडे को ऑफलाइन जो टेस्ट होती है उसमें से जो हमारा टेस्ट नंबर था 30 है। ठीक है, तो हम इस टेस्ट के माध्यम से इस वीडियो में जो भी आपके समान अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस टेस्ट में हम इन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और पूरा सोल्यूशन आपको डिटेल में देंगे, है ना। तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको हमारी सीट का पूरा आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, जो बच्चे अगर इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं वो अगर हमारे यहाँ ऑफलाइन अगर वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो प्लीज आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कोचिंग के माध्यम से उनको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था किए हैं और जो ये हमारा टेस्ट सीरीज है हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम सोल्यूशन देते हैं। तो आप चाहें तो हमारे यहाँ आकर के टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम हर सैटरडे को हम वो टेस्ट बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो टेस्ट का जो 30 नंबर है उसको आज हम लोग उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसको और पहला अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय समाज के निम्न अनुच्छेद में से किसमें उच्च न्यायालयों के परमादेश यानी रीट अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32 है यानी 32 है, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 214 एंड अनुच्छेद जो डी ऑप्शन है 52। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बता दें, यहाँ पर आपके उच्च न्यायालय की बात कर रहा है और आपके ऑप्शन में जो उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है वो आपका 226 है। देखिए, जो हमें इस भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनमें से अगर व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो या तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय या तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में इन अनुच्छेद के माध्यम से वो आ जा करके और अपना जो उसका अधिकार का हनन है वहां पर जा करके अपना फाइल या केस दायर कर सकता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन है हुआ है तो आप अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के जरिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आर्टिकल 32। आप आर्टिकल 32 के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात मैं आपको और जो इंपॉर्टेंट है बता दूं, जो आर्टिकल 32 है इसे इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, संविधान की आत्मा। ठीक है, किसे कहा गया है? 32 जो आर्टिकल है संविधान की आत्मा कहा गया है और इसी अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? 32 को। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो आप 5 तरीके से यानी आपको संविधान में जो ये रीट देखेंगे तो 5 तरीके के रीट जारी करने का पूरी तरीके से प्रावधान किया है। आप उन 5 तरीकों से आप कोर्ट में जाकर के अपने आपके जो न्याय का हक है वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 214 की बात करें तो 214 के अंतर्गत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय को स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर हम 52 की बात करें तो 52 राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको जो चारों अनुच्छेद जो आपको दिखाई दे रहे थे सारे क्लियर हो गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 2 क्या है, देखिए, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल जो हुआ था उसमें उन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो सौरभ चौधरी हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है वो किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा वो निशानेबाज से संबंधित हैं और इन्हें स्वर्ण पदक निशानेबाज में कितने में वो मिला था? तो 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए, भारत गंगा के मैदानों को निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के द्वारा दक्कन के पत्थर से अलग किया जाता है ना। ऑप्शन ए है अरावली, बी सतपुड़ा, सी कैमूर, डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, सही आंसर का क्या है, सतपुड़ा यानी बी। जो अरावली आपको दे रखा है, अरावली कहाँ है, राजस्थान में, और अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है। ठीक है, ठीक, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, अरावली। और मैं एक चीज और बताऊं, आपको क्लियर करा दूं, अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है, अरावली की। अरावली से जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां आपको वहां से प्रवाहित होती दिखेंगी, तो जो नदियां हैं, एक आपका बनास नदी है। ठीक, बनास नदी अरावली पर्वत के पश्चिम छोर से बहती है, और उसके साथ साथ जो एक नाम है उसका नाम है लूनी नदी, लूनी तथा माही नदी। ये जो दोनों नदियां हैं, ये भी नदियां कहां से निकलती हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती हैं। और लूनी नदी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको बता दूं, तो लूनी नदी को रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली नदी कहा जाता है। किसमें, रेगिस्तान में विलुप्त होने वाली नदी किसे कहा जाता है, लूनी नदी को। ठीक है, हम अगर बात करें कैमूर की, तो जो आपका कैमूर है ये मध्य प्रदेश के हिस्से में पाया जाता है ना। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो जो महाराष्ट्र जो ये बालाघाट है, ये बालाघाट कहाँ होता है, महाराष्ट्र में है। ये आपके एक पठार, जो आपका दक्कन का पठार है, उसी का एक ये हिस्सा है बालाघाट। ठीक है, सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा भी आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सतपुड़ा से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, किस किस नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा से होता है ना। और सतपुड़ा पर ही एक जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, उसका नाम है धूपगढ़ी। क्या नाम है उसका, धूपगढ़ी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और आप इस सारे फैक्ट को, जो आपको इसमें से पॉइंट लगता है कि मुझे नहीं पता है या नहीं आता है, तो आप उस पॉइंट को कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उस पर नोट डाउन करते चलिए। ये एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक नहीं है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी यूएस ओपन, एंड ऑप्शन डी यूरोपीय ओपन। तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा यूरोपीय ओपन। आपका जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना ये, ठीक, उसमें से ये यूरोपीय ओपन नहीं है। चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा का विंबलडन हो जाएगा। विंबलडन जो होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, और जो चौथा है आपका नंबर क्या हो जाएगा, विंबलडन। ये चारों आपके 4 ग्रैंड स्लैम की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले इसमें से कौन सा होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक क्रम बता रहा हूं। पहले होगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका होगा फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका होगा विंबलडन, और चौथे स्थान पर आपका होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो आपका ये क्रम है। कई बार एग्जाम इस क्रम को ही पूछ लेता है कि इसको क्रम में सजाइए, या फिर सबसे पहले कौन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां से आपके और भी क्वेश्चन निकलते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जाता है, ये जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जो ये मतलब जहां होते हैं, जो इनका फील्ड होता है, वो किस नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और फ्रेंच ओपन होता है, ये जो दोनों टूर्नामेंट होते हैं, इनका जो मैदान होता है उसे क्या कहते हैं हम, जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है, तो इसका जो खेल का मैदान होता है उसको हम कहते हैं हार्ड कोर्ट। ठीक है, हार्ड कोर्ट कहते हैं। हार्ड कोर्ट होता है इन दोनों के खेल का मैदान।
अगर हम यूएस ओपन की बात करें तो जो यूएस ओपन होता है, इसके खेल के मैदान को हम क्या कहते हैं, जो यूएस ओपन होता है ये आपका मिट्टी में खेला जाता है, मिट्टी, ठीक। और जो आपका विंबलडन होता है, जो विंबलडन होता है यह घास के मैदान में होता है, ठीक है। विंबलडन घास के मैदान में, यूएस ओपन मिट्टी में, और ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन किसी में होता है, हार्ड कोर्ट में होता है। तो आपका ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, तो इसको आपको सही क्रम में सजाना है, ठीक है। सूची क्रम में ए में दिया बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश एंड उत्प्रेषण, उसके बाद है प्रमाणित, वी कमांड एंड टू हैव द बॉडी ऑफ। तो अगर हम बात करें तो आपका इसका जो सही आंसर है, आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, जैसे देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस के हिरासत में उसको लिया जाता है, तो पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले सजा सुनाने के पहले उसको कहां ले जाना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। कोर्ट उसकी पूरी तहदीद करती है कि ये वाकई में जो ये व्यक्ति है ये अपराधी है कि नहीं है। तो उस तरीके से इसको हम कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, किसके अंतर्गत होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, ठीक है। अगर हम परमादेश की बात करें तो जो परमादेश होता है ये कहता है वी कमांड, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेषण क्या होता है, ये कहता है प्रमाणित करना, ठीक है। अगर आप सही है या गलत है तो आपको कोर्ट में अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा, है ना। और ये जो भी कमांड की बात कर रहा है, यानी परमादेश, वो जो अधिकारी हैं भारत सरकार के अंदर में जो वर्क कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उनको अगर वो अपने अधिकार का कहीं पर हनन करते हैं तो उस चीज को, उसको सुप्रीम कोर्ट या क्या करता है, उसको अपने दायरे में लेकर के उन अधिकारियों से पूछताछ करता है, जांच करता है, ठीक है। तो आपका इस तरीके से हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन है सी हो जाएगा, 1 का 3, बी का 2 एंड सी का 1। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है ना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, उड़ीसा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, बाकी आपका गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के सीमा के साथ ये लगता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इसका आपको सही आंसर मिल गया, बी क्या है, उड़ीसा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पेरिटोनिटिस किस अंग का रोग है। तो इसमें सही आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट का रोग है। पेरिटोनिटिस क्या होता है, जो पेट में आप देखते हो कभी कभी सूजन हो जाता है पेट में, उसी को हम एक वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं पेरिटोनिटिस। एक क्वेश्चन हमें बताइए, यकृत में जो डैमेज होता है, जो प्रॉब्लम होती है, हम उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम सीरोसिस कहते हैं, सीरोसिस, ठीक है, सीरोसिस कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें और बताइए, डायलिसिस का संबंध किससे है, डायलिसिस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है किडनी से। अगर किडनी हमारी बॉडी में फेल हो जाती है तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती है उसे हम डायलिसिस कहते हैं। मस्तिष्क आपका दिया हुआ है, मस्तिष्क से संबंधित एक और रोग होता है, उसका नाम है मोनोजाइटिस। क्या नाम है, मोनोजाइटिस, ठीक। मोनोजाइटिस एक रोग होता है, वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन हमने क्लियर करा दिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला जो क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शुरू की गई थी, यानी PMMY, ठीक है, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसको शुरू किया गया था 2015 में। ये कैसी योजना थी, अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, तो ये जो प्रधानमंत्री योजना थी 2015 में शुरू की गई थी, किनके लिए, जो सूक्ष्म व्यापारी हैं, जो लघु उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने योजना बनाया था, और 10 लाख रुपए ऋण देने की उसमें व्यवस्था की थी, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति छोटे तौर पे लघु उद्योग को स्थापित करना चाहता है तो वो 10 लाख रुपए
किस योजना के तहत ले करके और अपने कार्य को सही यानी स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या है? मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको है ऑप्शन सी है संजय पांडे। संजय पांडे को मुंबई के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, ए है उड़ीसा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो आपका बिहार इज द राइट आंसर। सही है, बिहार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, उसका नाम है बैंक सखी, और जिनके माध्यम से ऑनलाइन आप खाता खोल सकते हैं। इससे से फायदा ये होगा कि जो लोग अभी तक खाता नहीं खुलाए थे ग्रामीण इलाकों में, वो लोग बैंक से जुड़ेंगे। ठीक है, तो उनको उससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ कोशिका भित्ति को कठोरता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है लिग्निन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी चिटिन, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निन। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है, याद रखिएगा, सेलुलोज प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है। स्टार्च क्या है? स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट है, दो ग्लूकोज में चेंज होता है। तो ये आपका 3 जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको क्लियर करा दिया। चिटिन ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कोई शब्द होता मैं आपको बताता, तो चिटिन ऐसा कोई विशेष शब्द नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी डॉल्फिन, ठीक है, सिंधु नदी डॉल्फिन निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय जलीय जीव है? आप लोग इसको स्टार बना लीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो जलीय जीव है सिंधु नदी डॉल्फिन। हमको एक क्वेश्चन बताइए कि भारत की जो जलीय जीव है गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक, गंगा नदी डॉल्फिन जलीय जीव को भारत सरकार के द्वारा इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसे जलीय घोषित किया गया था जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को। यह लो डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अष्टदिग्गज, बी नवरात्र, डी सी है अष्टप्रधान, एंड डी है अग्रहारम। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्री परिषद में जो 8 लोग रहते थे उन्हें अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और हम बात करें, जो मराठा साम्राज्य था उसमें सबसे जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी के द्वारा जानते हैं एक प्रकार का कर लगाया गया था, उसका नाम था चौथ कर। चौथ एक प्रकार का टैक्स था मराठाओं के द्वारा उनके जो साम्राज्य के अगल बगल के जो लोग थे उनसे ये लोग वसूल करते थे। तो चौथ कर किसके द्वारा लगाया गया था? शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो आपका अगर देखें तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल आपका सबसे निचली परत है। ठीक है, और सबसे ऊपरी परत आपका वायुमंडल है। ठीक है, उसके बाद तापमंडल यानी समताप मंडल है ये। ठीक, अगर हम समताप मंडल की बात करें, जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल समान होता है इस परत में, और उसके साथ साथ इसमें किसी प्रकार के ऐसे मौसम परिवर्तन चाहे और भी कुछ नहीं होता, बिल्कुल इक्वल होता है। जो आपका मौसम परिवर्तन, तड़क भड़क बिजली करने की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो प्रक्रिया होती है वो होती है क्षोभमंडल में। तो जो वायुयान होते हैं वो किस में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, कई बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, और जो आपका क्षोभमंडल है वो यानी आपका जो ओजोन परत है, जो आपका ओजोन परत है वो आपका मध्य मंडल में शामिल है। क्यों? क्योंकि जो समताप मंडल है, समताप मंडल का एक पार्ट है मध्य मंडल। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में
समताप मंडल और मध्य मंडल दोनों दिया है और पूछा हो कि ओजोन परत किसमें स्थित है, तो आप लोग मध्य मंडल मारिएगा, ना कि समताप मंडल। लेकिन अगर ऑप्शन में मध्य मंडल नहीं है, समताप मंडल है, तो आप लोग समताप मंडल मारिएगा, क्योंकि समताप मंडल तब ओजोन परत स्थित होगा। क्यों होगा? क्योंकि मध्य मंडल का पार्ट है समताप मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है? बिरमान झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, कहां है? तमिलनाडु में। केरल में कौन सी झील स्थित है? पेरियार झील। पेरियार झील केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। ठीक, आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। केरल में कौन सी झील है? पेरियार झील। अच्छा, चिल्का झील कहां है, आप हमें बताइए। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा लोनार झील कहां है? लोनार झील आपका है महाराष्ट्र में। ठीक, लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र में। तो आपके जो इंपॉर्टेंट झील थे हमने डिस्कस किया है। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ओगे जावरा सोमेन किस क्षेत्र में प्रमुख जनजाति समूह है? झारखंड, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, मेघालय। तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, जो आपका सोमेन और ओगे जनजाति यानी जो जनजातियां हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? कितने द्वीपों का समूह है? तो टोटल लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीपों का समूह है? टोटल 217। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह तो हैं, लेकिन इसमें से जो 10 द्वीप हैं, 10 द्वीप पर ही वहां पर लोगों का वास स्थान है, लोग वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो आपसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं उसके साथ साथ आप याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है कहां की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, तो आपको यहां से क्या क्या मिला? ओगे जावरा जो जनजाति है, सोमेन जनजाति है, भी मिल गई। 217 जो द्वीप समूह है किसमें? अंडमान निकोबार में भी मिल गया। 36 द्वीप टोटल लक्षद्वीप में है, और सबसे ऊंची चोटी इसकी अंडमान निकोबार की कौन है? सैडल पीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 नहीं है, 17 है। होता है बाबू, कभी कभी जो आदमी का मेमोरी होता है ना वो भी हैंग करने लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल की खुदाई किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1910, 1922, 1935, 1928। आप लोग फटाफट इसका आंसर करते रहिएगा। तो इसका सही आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखाल दास बनर्जी, है ना। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 की खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो को एक किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ये कहां है? ये सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी किनारे पर कहां है? लरकाना जिले में, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक, तो आपसे एक इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट पूछे जाते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी के टाइम पे वहां पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मोहनजोदड़ो से, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए, निम्न में से कौन सा बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के भंडार का संरक्षक है? तो निम्न में से कौन सा बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार का संरक्षक है? आपका हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है,
अगर देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की अगर संरक्षक की बात करेंगे तो विश्व बैंक होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कौन संरक्षक करता है तो वो आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। तो यहाँ पे वो चीज छूट गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दोनों डिस्कस करा दिया। विश्व बैंक की अगर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्तर पर वो भंडार का संरक्षक होता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार जो संरक्षक है राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, रसायन विज्ञान में पीएच मान पूर्ण रूप से क्या होगा, तो आपका इसका जो सही आंसर है हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। पीएच मान क्या होता है, इसके द्वारा किसी वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाँ, अनुच्छेद 33 से संबंधित है, क्या संबंधित है, जो आपके इसमें ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, सशस्त्र बलों के सदस्यों के एफआईआर पर प्रतिबंध, यानी जो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन, अनुच्छेद 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिल्ली राइट्स ऑफ T20 अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मोनिका अरोड़ा, अमीश त्रिपाठी एंड किरण बेदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है मोनिका अरोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारा 22 क्वेश्चन है। 22 में क्या है, स्प्रेयर के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली का सिद्धांत, प्लवन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत को किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं, तो वेंटूरी मीटर। वेंटूरी मीटर के द्वारा बर्नौली के सिद्धांत को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। ठीक है, लिखित में से भारत में गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला आंदोलन का सही क्रम बताइए। तो इसका आपका अगर देखा जाए सही क्रम, तो एक बात बताइए, जो चंपारण हुआ था वो हुआ था 1917 में। ठीक है, और आपका अहमदाबाद 1918 में हुआ था, और आपका जो खेड़ा है वो भी 1918 में हुआ था। तो इसका अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले आपका हुआ चंपारण, ठीक, उसके बाद आपका हुआ अहमदाबाद, उसके बाद हुआ आपका खेड़ा, यानी जो आपका ऑप्शन ए है सही आंसर हो जाएगा चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरा किए हैं, तो अगर हम देखें ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है बेल्जियम एंड डी है ऑस्ट्रेलियन। तो इसका सही आंसर हम देखें हमारा हो जाएगा रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, विधानसभा में 500 में से अधिक एवं कम से कम सदस्य नहीं हो सकते, तो आपका आंसर सही है ए यानी 60। ठीक है, 60 से कम नहीं हो सकते और 500 से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, पृथ्वी पर सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रेटर ईलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है, चीन, जापान, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है चीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं 27। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र आदि किस राजा के दरबार में उपस्थित थे, कनिष्क, गौतमी पुत्र, सातवाहन, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। कनिष्क के बारे में एक बात बताइए, कनिष्क किस वंश से संबंधित था, तो जो अगर आपको मैं बता दूं, कनिष्क ये कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था, और जो कनिष्क था कुषाण वंश से संबंधित तो था, लेकिन ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और ये बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का अनुयायी था। किसका, महायान संप्रदाय, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, कनिष्क, और कनिष्क के शासन काल में अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन रहते थे और वसुमित्र रहते थे। ठीक है, इनमें एक और थे, उनका नाम था चरक। ठीक, चरक कौन थे, चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे, है ना, चरक कौन थे, एक आयुर्वेदाचार्य थे। तो आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है, भारतीय नौसेना ने यानी
28 क्वेश्चन नंबर, भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया? ऑप्शन मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। ठीक है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन है 29 क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय का पहल है? तो आपका इसमें देखेंगे ये आपका एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल आरटीपीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन टेस्टिंग लैब में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और देखिए 30 नंबर जो 1 क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की योग राजधानी है? हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश एंड जोशीमठ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऋषिकेश। ऋषिकेश भारत के योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, योग से आया, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो योग दिवस आपका है 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, 32 नंबर है, तरल के लिए कठोरता के मापांक का मान क्या है? ऑप्शन ए है 0, बी अतत, सी +1, डी -1। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है 0। ठीक है, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? है ना, तो आपको हम ऑप्शन पे सीधे बता दें, जो सही आंसर है उसका हो जाएगा बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। क्योंकि जो बंगाल का विभाजन है ये कब हुआ था? 1905 में। ठीक, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 गुट में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में। है ना, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये आपका सही होगा 1919 में। बाकी ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन में, तीनों 1919 में घटित हुए थे। ठीक, अगले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है 24। क्या है? देखिए ये मैं क्वेश्चन, अगर आप मेरी साइंस की वीडियो देखे होंगे या फिर देखेंगे, तो मैंने ये साइंस का क्वेश्चन अपने वीडियो में कराया हुआ है, वहां से डायरेक्टली पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जीवन के ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए, आरएनए, कोशिका एंड नाभिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीएनए, ऑप्शन ए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। खनिज की कठोरता को मापने हैं तो किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर अगर देखेंगे तो हो जाएगा मोह स्केल। ठीक है, मोह स्केल के द्वारा खनिज की कठोरता को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा रिएक्टर स्केल में क्या करते हैं? रिएक्टर स्केल में हम क्या करते हैं? हम भूकंप को मेजरमेंट करते हैं। किसको? भूकंप को मापते हैं। भूकंप को हम रिएक्टर स्केल पर मेजरमेंट करते हैं। ठीक, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने क्वेश्चन को अपने जीएस वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें कराया हुआ है कि प्रसिद्ध भारतीय पंचतंत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है विशाखादत्त, बी है विष्णु शर्मा, सी है बाणभट्ट एंड डी है हरिसेन। तो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। अच्छा, विशाखादत्त किसके रचयिता हैं? इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इनके बुक का नाम था मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था, और जो मुद्रा राक्षस है ये मौर्य काल में लिखी गई थी। ठीक, मौर्य काल में लिखी गई थी मुद्रा राक्षस। आपको जो पंचतंत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके रचयिता है विष्णु शर्मा, ये जो लिखी गई थी आपकी बिल्कुल देखेंगे तो गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें आपको हरिसेन दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में। तो हरिसेन ने जो लिखा था प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, उसके बाद
आपको बाणभट्ट दिखाई दे रहा है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? ये हर्षवर्धन के शासन काल में रहते थे। और अगर हम इनके पुस्तक की बात करें तो इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। क्या लिखा था? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र लिखा था और दूसरा लिखा था कादम्बरी। ठीक है, ये दोनों पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको हमने चारों जो लेखक उनके बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी हमने बताया। और ये हमारा जो आज का जो 30 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था और हमने सारे क्वेश्चन को पूरी अच्छे से उसको डिफाइन किया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप शेयर जरूर करिए ताकि और बच्चे जो इसका है सोल्यूशन देख सके। और उसके साथ साथ आप लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो आपको प्रॉपर मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।